हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सो स्वर्ण। तो आज हम देखेंगे वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हमने सेल में देखा था कि उनके विभिन्न ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस। इसके साथ भी और भी ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, सेल में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो उसी में एक और ऑर्गेनेल हम क्या देखेंगे, वैक्यूल्स, जो क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी इनके चारों ओर क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, रिक्तिका। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसमें हमें क्या क्या देखना है वो देख लेते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, यानी जो भी वैक्यूल्स हैं उनके बारे में, उनका शेप एंड साइज क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। फिर है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो वैक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और फिर है उनके फंक्शंस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, उनके फंक्शंस के बारे में, कि जो वैक्यूल्स हैं उनके क्या कार्य हैं दोनों ही सेल्स में, जो भी प्लांट सेल्स होती है और एनिमल सेल्स होती है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वैक्यूल्स के बारे में कि आखिर में वैक्यूल्स होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो यह क्या है, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। जैसे सेल में विभिन्न ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उसी प्रकार का एक वैक्यूल्स भी क्या है, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, जो क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, तो यह क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स है। जो वैक्यूल्स होती है वह दोनों में पाई जाती है, जो प्लांट सेल्स है और एनिमल सेल्स है, दोनों में क्या होती है, पाई जाती है। और इसमें हम देखेंगे कि यह क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन, इस तरीके का जो वेसिकल का स्ट्रक्चर होता है उस टाइप से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह देखने को मिलता है। इसलिए इसे हम कह सकते हैं फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, यानी इसमें क्या भरा हुआ होता है, फ्लूइड, जिसे वाटर होते हैं और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होती हैं, और एक सिंगल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। यह जनरली इनक्लोज्ड कंपार्टमेंट है, यानी इस तरीके से घिरा हुआ, एक मेम्ब्रेन से क्या हुआ, घिरा हुआ। ठीक है, आगे हम इसका डिटेल में स्ट्रक्चर भी देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो वैक्यूल्स होती है वह क्या है, मल्टी फंक्शनल कंपार्टमेंट्स है, यानी एक ऐसा कंपार्टमेंट्स है जो बहुत सारे कार्यों को करता है। जैसे अगर हम देखेंगे तो इनमें क्या होते हैं, वाटर होते हैं, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होती है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होती हैं। यह सब क्या होते हैं, इनमें होते हैं। ठीक है, भरे हुए होते हैं, किसमें, वैक्यूल्स में। और अगर अधिकांश जो वैक्यूल्स होती हैं तो उनका फॉर्मेशन हम देखेंगे तो यह कैसे बनता है, जो भी वेरियस मेम्ब्रेन वेसिकल्स होती है, यानी हमने देखा था इस तरीके से जो वेसिकल्स होती हैं, तो इनके फ्यूजन से क्या होता है, जो वैक्यूल्स है वह बनता है। इसके साथ ही अगर हम देखेंगे कि जो लार्ज वैक्यूल्स होती हैं तो इनका जो डेवलपमेंट होता है वह स्लो होता है। क्यों, क्योंकि जो भी सेल्स हैं ईआर गोल्जी बॉडी से जो भी प्राप्त होते हैं, क्या, स्मॉल जो वैक्यूल्स होती हैं उनके फ्यूजन से ही ये क्या होती हैं, मैच्योर होती है, यानी जो भी स्मॉल वैक्यूल्स हैं उनके फ्यूजन से ही इनका डेवलपमेंट होता है, यानी यह मैच्योर होती हैं। ठीक है, और इन एनिमल सेल में हम देखेंगे तो जो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होती है वह क्या होती है, लाइसोसोम से रिलेटेड होती है। ठीक है, अब इसमें एक टाइप भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल वैक्यूल्स। तो यह सेंट्रल वैक्यूल्स जो होती है वह कहाँ होती है, प्लांट सेल्स में होती है, इसे भी हम आगे देखेंगे। फिर क्या है, फाउंड, यानी यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसके बारे में भी अभी हमने देखा। कि जो वैक्यूल्स होती है वह प्लांट सेल्स में होती है, प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में पाई जाती है, जो फंगल सेल्स हैं और कुछ यूकैरियोटिक सेल्स हैं, तो इन सब में यह क्या होती है, पाई जाती है, क्या, वैक्यूल्स। अगर प्लांट सेल में देखेंगे तो इसका जो साइज होता है वह क्या होता है, बड़ा होता है, और इनकी जो संख्या होती है वह क्या होती है, कम होती है। लेकिन जो एनिमल सेल्स में देखेंगे तो इनका जो साइज होता है वह क्या होता है, छोटा होता है, और इनकी जो संख्या होती है वह क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, शेप एंड साइज, फिर देखते हैं वैक्यूल्स का शेप एंड साइज। तो जो वैक्यूल्स होती है तो उनका कोई
एक टिपिकल शेप एंड साइज नहीं होता है कि यह इस आकार में ही होंगी। यह क्या करती हैं, जो भी सेल होती है उनके टाइप के आधार पर अपना जो स्ट्रक्चर है वह क्या करती हैं, बदल सकती हैं। सिंगल शेप एंड साइज, तो इनका जो शेप एंड साइज होता है वह कोई एक साइज प्रॉपर नहीं होता है। यह विभिन्न सेल्स में उनके टाइप्स के आधार पर, उनके फंक्शंस के आधार पर इनका जो शेप एंड साइज होता है वह क्या होता है, अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे अभी मैंने प्लांट एवं एनिमल सेल के बारे में बताया कि जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें जो वैक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे, लेकिन जो एनिमल सेल्स हैं तो उनमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है। और अगर हम देखेंगे कि जो भी सेल होती है, इस तरीके से जो भी सेल होती है तो उसका जो वॉल्यूम होता है उसका 30% से लेकर 90% तक यह क्या कर सकती हैं, घेर सकती हैं। यानी इनका साइज अगर हम देखेंगे तो जैसे अगर हम देखते हैं ये क्या है, एनिमल सेल, और ये हो गया प्लांट सेल। ठीक है। तो इनमें जो वैक्यूल्स होती है वह इस तरीके से, इनका साइज भी बड़ा होता है और जो भी सेल है उनके वॉल्यूम का 90% तक यह इस तरीके से घेर सकती है, यानी उनका जो वॉल्यूम है, आयतन है। ठीक है। और अगर इसमें देखेंगे तो कुछ इस तरीके से स्मॉल क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। तो यह उनकी पोजीशन है कि यह सेल में किस तरीके से लोकेटेड होते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे हम देखेंगे सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यानी यह एक वैक्यूल का टाइप है जो कहाँ होता है, प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है। प्लांट्स में पाया जाता है और यह कॉमन है, यानी अधिकांश प्लांट्स में इसी तरीके का वैक्यूल पाया जाता है जो सिंगल होता है, लार्ज होता है और सेंट्रल वैक्यूल्स जिसे हम कहते हैं। जैसे इस तरीके से यह वैक्यूल्स है और इनके आसपास फिर विभिन्न जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अगर इसमें हम देखेंगे कि जो सेंट्रल वैक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन होता है तो यह बहुत ही सिलेक्टिव जो भी मटेरियल्स होती हैं तो उनका ट्रांसपोर्ट करता है, यानी यह बहुत ही सिलेक्टिवली ही जो भी कंटेंट होंगे, जो भी मटेरियल्स होंगे उनके ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन, जो सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं उनके मेम्ब्रेन। ठीक है। और इसका साइज एंड नंबर्स हम देखेंगे कि जो इनकी संख्या होती है और जो इनका साइज होता है, यानी बड़ा या छोटा, और उनकी जो संख्या होती है वह जो डिफरेंट टिश्यूज़ होती हैं, यानी अलग अलग टिश्यूज़ में, और इनके डेवलपमेंट स्टेज में, यानी इनके डेवलपमेंट जो स्टेज है तो हर स्टेज में इनकी जो साइज है और जो नंबर है वह अलग अलग हो सकती है। ठीक है। इनका कोई फिक्स नंबर या शेप या साइज नहीं होता है। तो इस तरीके से हो गया वैक्यूल्स के बारे में कि इनमें भी हम देखेंगे कि बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, यह सब प्रेजेंट होते हैं और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। इनके साथ साथ ही यह सबको स्टोर करने का काम भी करता है। इसे आगे हम देखते हैं वैक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, कि जो वैक्यूल्स है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह एक क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन से इस तरीके से घिरी हुई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है। तो यह सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी हुई है जिसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वैक्यूलर मेम्ब्रेन। ठीक है। और यह क्या होता है, स्फेरिकल मेम्ब्रेन होता है। सिंगल मेम्ब्रेन और स्फेरिकल होता है क्या, टोनोप्लास्ट। ठीक है। और यह क्या है, लिपिड की बाइलेयर होती है, लिपिड की बाइलेयर ही है। ठीक है। यानी लिपिड की बाइलेयर है और एक सिंगल मेम्ब्रेन स्फेरिकल मेम्ब्रेन है जिसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट या वैक्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। अब यह टोनोप्लास्ट क्या करता है कि इनमें जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, टोनोप्लास्ट में। ठीक है। तो यह प्रोटीन्स क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा जो भी वाटर होती है उन्हें वैक्यूल्स के अंदर और बाहर उनके आने जाने यानी उनके ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करते हैं। कौन, ये मेम्ब्रेन। ठीक है। साथ ही जो भी कैल्शियम जो पोटेशियम आयंस होती है उनके भी ट्रांसपोर्ट के लिए यह हेल्प करते हैं, यानी उन्हें रेगुलेट करते हैं। कौन, यह टोनोप्लास्ट या वैक्यूलर मेम्ब्रेन। ठीक है।
ये हो गया मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम देखेंगे कि इनका ये वाला भाग, ठीक है। तो जो लाइसोसोम होती है, तो लाइसोसोम की तरह ही इसका जो ल्यूमेन होता है वह क्या होता है, एसिडिक होता है, पीएच होता है, यानी इनका जो अंदर वाला जो ल्यूमेन है वह क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और इनका पीएच लगभग 5.5 होता है। और यह सेल के टाइप और उनके फंक्शंस के आधार पर यह जो इनका पीएच है वह अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनका पीएच क्या है, कम है, तो जो भी डिग्रेडेशन एंजाइम्स होते हैं, यानी जो डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स होती हैं, वह अपना कार्य अच्छे से कर सकते हैं कम पीएच की वजह से, जैसे लाइसोसोम में होता है, ठीक उसी तरीके से, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो भी वैक्यूलर मेम्ब्रेन के जो सिमिलर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं वह इनका पीएच बनाए रखते हैं और इनका नेचर हमेशा, मतलब इनका जो पीएच है वह हमेशा एसिडिक ही रखते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर हम देखेंगे क्या, सेल शेप, यानी यह पूरा वाला भाग हमने क्या देखा था कि यह क्या होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड से फिल्ड होता है, यानी यह क्या है, वाटरी सॉल्यूशन है, फ्री सॉल्यूशन, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल शेप, ठीक है। यह क्या कहलाता है, सेल शेप कहलाता है। और इसे क्या और क्या कहा जाता है, वैक्यूल सॉल्यूशन भी कहा जाता है या सेल शेप भी कहा जाता है, जिसमें पूरा वाटर क्या हो जाता है, फिल्ड होता है, यह एसिडिक होता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। अभी हमने देखा कि इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। और इस पूरे सेल शेप में क्या प्रेजेंट होती हैं, शुगर्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, और जो भी मेटाबोलाइट्स होती हैं वह सारे इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, किसमें, सेल शेप में। और इसका जो केमिकल नेचर होता है, यानी इसका जो केमिकल नेचर है, तो वह बाहर के जो साइटोसोल्स होते हैं, यानी यह वैक्यूल्स है तो बाहर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, तो उनसे पूरी तरीके से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इनके तुलना में इनका पीएच भी कम होता है और जो इनका केमिकल नेचर है वह भी इस साइटोप्लाज्म की तुलना में पूरा डिफरेंट होता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं क्या, सेंट्रल वैक्यूल्स, ठीक है। तो जो सेंट्रल वैक्यूल्स होती हैं वह मोस्ट कॉमन वैक्यूल है और यह कहाँ पाई जाती है, जो भी प्लांट्स होती हैं उनके सेल्स में होते हैं, ठीक है। तो जो सेंट्रल वैक्यूल्स है वह प्लांट वेस्ट को स्टोर करती है। तो जैसे ही कोई एनिमल्स इसे खाता है, यानी जो भी प्लांट्स के पार्ट्स हैं, तो इनकी वजह से ये क्या करता है, कड़वा लगता है, ठीक है। तो ये इसका एक रीजन है। और हम देखेंगे कि जो भी डेवलपिंग सीड सेल होती हैं, यानी जो डेवलप हो रहा सीड सेल्स है, तो उनके रिजर्वियर ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के भंडार के रूप में क्या काम करते हैं, सेंट्रल वैक्यूल्स, यानी इनमें प्रोटीन्स भी होंगे। और जो भी डेवलपिंग सीड सेल होती है उनके लिए उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो भी वैक्यूल्स हो गया तो उनका जो सेल शेप होता है या बाहरी मेम्ब्रेन होगी टोनोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल्स हो गया सेल शेप हो गया। तो इनमें कौन कौन से एंजाइम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, यह सब कौन कौन से वो हम देखते हैं। जैसे इनमें डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक आयंस पाए जाते हैं, जैसे क्या आयंस हो गए, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, ये सारे आयंस होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स पाई जाती है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या क्या हो जाएंगे, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, यह सारे क्या होते हैं, इनमें पाए जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक एसिड होती हैं तो यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि अगर हम फ्रूट देखेंगे, कोई भी फल होता है जो फ्लैशी फ्रूट होता है, तो उनमें क्या होते हैं, उनकी एसिडिटी को बढ़ाते हैं, यानी उनकी अम्लता को बढ़ाते हैं, किसके प्रेजेंस में, जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स होती हैं, जैसे साइट्रिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया। तो यह क्या करती है, जो भी फ्रूट्स होती है उनकी क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी उनका टेस्ट कैसा आएगा, एसिड कैसा आएगा, तो उससे कौन डिसाइड करती है, यही ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। यानी जो ऑर्गेनिक एसिड्स कितना प्रेजेंट होती हैं तो उनके आधार पर ही वह जो फल होता है, जो फ्रूट होता है, उनका टेस्ट क्या होता है, डिसाइड होता है। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होती है, इनमें जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, तो यह फ्रूट के टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इनमें जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स होती है उनका जो
स्टोर होता है, वेल रेगुलेटेड प्रोसेस। ठीक है, तो जो वैक्यूल्स होती है वह जो ऑर्गेनिक एसिड्स है जिसके बारे में अभी हमने देखा, तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स है तो उनका वैक्यूल्स कैसे स्टोर करेगी, तो इसके लिए एक वेल रेगुलेटेड प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो भी साइटोप्लाज्म होती है उनसे जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स होती है वह कहाँ स्टोर होगी, वैक्यूल्स में क्या होती है, स्टोर होती है। और इस प्रोसेस में यानी कि यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें विभिन्न ट्रांसपोर्टर्स जो पंप्स होती हैं और जो भी एंजाइम्स होती हैं वह पार्टिसिपेट करती है, जिससे जो भी वैक्यूल्स में ऑर्गेनिक एसिड्स का क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, इनका स्टोर होता है और यह विभिन्न जो भी फ्रूट्स है उनमें जो एसिडिटी होती है उनका मेन सोर्स होता है। ठीक है, अब और क्या है, इसमें शुगर होता है। तो शुगर क्या होता है कि अगर हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक एसिड और शुगर तो इनकी जितनी मात्रा होगी उसी के आधार पर ही किसी भी फ्रूट का टेस्ट क्या होता है, डिसाइड होता है। यह दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। और शुगर में क्या हो सकते हैं, मोनो, डाई, ऑलिगोसैकेराइड्स, ये सारे शुगर स्टोर होते हैं, जिसमें हो गया सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये सारे शुगर भी स्टोर होते हैं। फिर क्या है, एंजाइम्स, तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स भी इनमें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है वो सारे किसमें, वैक्यूल्स में। फिर क्या है, पिगमेंट, तो इनमें पिगमेंट्स का भी क्या होता है, स्टोर होता है। अब पिगमेंट्स में जैसे क्या हो गया, एंथोसाइनिन। तो यह पिगमेंट्स क्या करती है कि जो भी फ्रूट्स होती हैं और जो क्या बोलना चाहिए, फ्लावर होती हैं और जो वेजिटेटिव ऑर्गेन्स होती हैं तो उनमें क्या कलर होगा, डीप रेड और पर्पल। तो इन सब में डीप रेड और पर्पल कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पिगमेंट्स, जो क्या है, एंथोसाइनिन। और यह कहाँ स्टोर होता है, वैक्यूल्स में। ठीक है, और यह कैसा होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है। फिर क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जैसे निकोटीन हो गया, टैनिन्स हो गया। तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होती हैं वह भी प्लांट्स के वैक्यूल में क्या होती है, स्टोर्ड होती हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या करती हैं, इन्हें जो बाहरी इन्वायरमेंट होती हैं उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, यानी उनसे अंतःक्रिया करने के लिए आवश्यक होती हैं। क्या, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जैसे निकोटीन हो गया, टैनिन्स हो गया। तो जो टैनिन्स होती है तो वह विभिन्न प्रकार के जो प्रीडेटर्स होते हैं, यानी जो शिकारी होते हैं जो उसे हानि पहुंचा सकते हैं, तो उनसे इनकी रक्षा करती है कौन, टैनिन। तो ये सब सारे क्या हैं, वैक्यूल्स में ही स्टोर्स होते हैं। डिसॉल्व इनऑर्गेनिक आयंस, ऑर्गेनिक एसिड, शुगर, एंजाइम्स, पिगमेंट और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो, तो ये सारे क्या होंगे, वैक्यूल्स में ही स्टोर होते हैं और अपने विभिन्न कार्यों को करते हैं। जैसे ही मैंने पहले ही बताया कि यह क्या होता है, मल्टी फंक्शनल कंपार्टमेंट होता है। और इसमें क्या होगा कि जो अलग अलग सेल टाइप है उनके आधार पर इनके जो कार्य होते हैं वह भी अलग अलग देखने को मिलता है। साथ ही जो प्लांट्स होती हैं उनमें अलग, और जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें भी कुछ कुछ क्या होते हैं, डिफरेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इनके फंक्शंस के बारे में कि जो वैक्यूल्स हैं इनका क्या इंपॉर्टेंस है और यह किस तरीके के कार्य करते हैं। पहला होगा सेल इनलार्जमेंट। तो जैसे हमने अभी देखा कि जो भी वैक्यूल्स होती है तो उनमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होती हैं, शुगर्स होती हैं, आयंस होती हैं, जो भी एंजाइम्स होती हैं, तो यह सब सारे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं। तो इनमें क्या गया है, सॉल्यूट एक्यूमुलेशन, यानी इन सारे के प्रेजेंट होने के साथ साथ इनमें से क्या होता है कि जो वाटर होता है उनका एब्जॉर्प्शन होता है, किसमें, वैक्यूल्स में। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन क्यों होगा, जो भी ऑस्मोटिक वाटर है उनका इनमें एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और यह कैसे प्रोसेस होगी, ऑस्मोसिस की। अब ऑस्मोसिस की प्रोसेस में अगर हम देखेंगे कि यह हमेशा क्या होता है, कम विलय सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक विलय सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर। तो यहाँ का जो विलय सांद्रता है वो कम होगा, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, सॉल्यूट का एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है,
तो सॉल्यूट एक्यूमुलेशन के कारण जो भी वाटर होती है वह कम विलय सांद्रता से कहाँ जाएगी, अधिक विलय सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो वैक्यूल्स हैं उनमें ऑस्मोसिस द्वारा जो भी ऑस्मोटिक वाटर होगा उनका इस तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, ऐसा है। अब यह एब्जॉर्प्शन कैसा होता है कि जो भी वैक्यूल्स होती है उनकी विभिन्न कैनाल्स होती हैं और उन कैनाल्स में क्या होगा, पहले वाटर भर जाता है और वाटर जब उस कैनाल्स में वाटर क्या हो जाते हैं, फिलअप हो जाते हैं। जो भी कैनाल्स हैं, जो नलिकाएं हैं, तो इनमें जब वाटर फिल्ड हो जाता है तो फिर यह कहाँ पंप कर दिया जाता है, यहाँ पे अंदर में। ठीक है, तो इस तरीके से इनसे वाटर का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो किसके लिए आवश्यक है, सेल इनलार्जमेंट के लिए आवश्यक है, इनलार्जमेंट। अब सेल इनलार्जमेंट क्यों आवश्यक है, क्योंकि सेल इनलार्जमेंट यह वह प्रोसेस होती है जिनमें जो भी कोई सेल होता है वह बिना किसी यानी उनमें बिना डिवीज़न हुए वह क्या हो जाती है, उसकी वृद्धि हो जाती है, यानी वह बढ़ जाता है। तो जो सेल इनलार्जमेंट क्यों आवश्यक है, किसी भी जीव की वृद्धि के लिए। अगर सेल में ग्रोथ नहीं होगी तो वह जीव आगे वृद्धि नहीं कर सकता, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वह वृद्धि नहीं कर सकता, उसकी वृद्धि रुक जाएगी यदि सेल इनलार्जमेंट नहीं होगा तो उस कंडीशन में। ठीक है, तो यह सामान्य उनके ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है और यह किसके द्वारा हो रहा है, इस वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण वैक्यूल्स जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है उस दौरान। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जब वाटर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जो वैक्यूल्स होती है उनके द्वारा क्या उत्पन्न होता है, टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर उत्पन्न होता है। जो टर्गर प्रेशर किसके द्वारा लगाया जा रहा है, इस वैक्यूल्स के द्वारा किस पे लगाया जाता है, सेल्स पे लगाया जाता है। तो यह जो सेल्स होती है उन्हें एक्सपेंड होने में, फैलने में, एक्सपेंड और उनके इलोंगेट होने में हेल्प करती है। कौन, टर्गर प्रेशर। और यह जो भी प्लांट्स होती है उन्हें सीधे खड़े रहने में भी यह हेल्प करती है। तो इस तरीके से इनका इम्पोर्टेंस है। फिर आगे हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन किस में होता है, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है, जैसे प्रोटिस्ट में देखेंगे अमीबा हो गई, पैरामीशियम हो गई, और जैसे क्या हो गया एल्गी में क्लेमाइडोमोनास। तो ये सब यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ऑस्मो रेगुलेशन होता है, किसके द्वारा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती हैं वह इस वैक्यूल से क्या होती हैं, भिन्न होती है। और यह जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है उनमें वाटर के अंदर जाने और वाटर के बाहर जाने के लिए को क्या करती है, रेगुलेट करती है। यदि इनमें ज़्यादा वाटर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अब यूनिसेलुलर है और इनमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यह क्या करेगी, फट सकती है। तो उस स्थिति में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं वह पंप की तरह कार्य करते हैं और जो अतिरिक्त जो वाटर होती है उसे बाहर निकालती है। ठीक है, फिर आगे क्या है, पिगमेंट। तो अभी हमने देखा कि यह पिगमेंट का भी पिगमेंट भी स्टोर करती है। जैसे क्या हो गया, एंथोसाइनिन, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डीप रेड और पर्पल। ठीक है, तो जो डीप रेड है और जो पर्पल कलर है उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एंथोसाइनिन, जिसे कौन स्टोर करके रखती है, वैक्यूल्स। ठीक है, और जो एंथोसाइनिन है तो नॉर्मली है कि जो फ्रूट्स है या जो फिर फ्लावर्स हैं तो उनका कलर क्या हो जाएगा, इस कलर में हो जाएगा, जिससे जो भी बीज होंगी वह पॉलिनेशन के लिए क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी। तो यह इसका एक रीजन है। ठीक है, और फिर क्या देखेंगे, प्लांट वेस्ट। जो भी प्लांट वेस्ट होती है उसे जो सेंट्रल वैक्यूल्स होती है वह स्टोर करके रखती है। आइसोलेशन बैरियर, हम देखते हैं कि जो भी सेल्स में हार्मफुल सब्सटेंसेस जो सेल के लिए हानिकारक है वैसे पदार्थों को यह अलग कर देती है, उनका निपटान करती है। तो यह एक आइसोलेशन बैरियर के रूप में काम करती है ताकि सेल को कोई हानि ना पहुँचे।
फिर आगे है सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट, कि जो वैक्यूल्स होती है वह क्या करती है, जैसे यह सेल है तो इनके साइटोप्लाज्म में क्या है, विभिन्न ऑर्गेनेल्स हैं, तो इन ऑर्गेनेल्स को इस सेल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट क्या करेगी, पुश करेगी, और जो क्लोरोप्लास्ट होगी उसे इस तरीके से बाहर करेगी ताकि उसमें अधिक से अधिक लाइट पहुंच सके और फिर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो हो अच्छा से। ठीक है, तो यह भी एक कार्य है। जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है उनका भी यह क्या करेगी, निपटान कर देती है, कि जो सेल के लिए आवश्यक नहीं होते हैं उन सारे सब्सटेंसेस को। ठीक है, ऑटोफेगी में भी हेल्प करती है, और जो सेल स्ट्रक्चर के बायोजेनेसिस या उसके डिग्रेडेशन, दोनों में यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन, वैक्यूल्स। ठीक है, और जैसे हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ मटेरियल हैं, जैसे ओपीमम, रबर हो गया, गार्लिक फ्लेवरिंग, तो ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें भी यह वैक्यूल क्या करती है, स्टोर करके रखती है। ठीक है, जो कि क्या है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के हैं। और इम्यून रिस्पॉन्स, अगर ये तो सारे हो गए प्लांट, जो प्लांट वैक्यूल्स है उनके बारे में, और इसी के साथ ही हम देखेंगे कि जो भी एनिमल सेल्स में भी जो वैक्यूल्स होते हैं वह भी विभिन्न कार्यों को करते हैं, जैसे अपशिष्ट पदार्थों का क्या करते हैं, संचय करते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उनका कुछ मटेरियल्स के स्टोर करने का भी काम करते हैं, और इम्यून रिस्पॉन्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म किसके पैथोजेंस के प्रति जो भी अपना इम्यून रिस्पॉन्स देता है तो उनमें भी यह वैक्यूल्स ही हेल्प करते हैं पाचन में। तो इस तरीके से इनमें एनिमल्स वैक्यूल्स का भी रोल होता है। ठीक है, तो ये हो गए वैक्यूल्स के बारे में, जिसमें हमने देखा कि वैक्यूल्स क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इनका जो मेन है क्या फंक्शन की जो वैक्यूल्स है उनमें क्या कार्य करते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी MCQs हैं वो बन सकते हैं, और कौन कौन से MCQ आए हुए हैं इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और आप इंस्टाग्राम से भी टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो सेल है उससे जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है तो ये सारे टॉपिक्स भी मैंने कवर किए हुए हैं, तो इनका जो भी प्ले लिस्ट है वो भी आपको, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।